हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। तो आज इसका अंतिम टॉपिक है और हम बहुत दिनों से इसे को हम रोक के रखे थे क्योंकि गर्मी की छुट्टी चल रही थी और हम कहीं बाहर चले गए थे। तो आज से ये रेगुलर बेस पे चलेगा आपका क्लास, तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपका सिलेबस पूरा करेंगे। तो चलिए, आज केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का अंतिम टॉपिक है और इसको ख़त्म करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा कोरेजन और रेंसिडिटी है। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कोरेजन और रेंसिडिटी के बारे में, तो उसी का आज विस्तारित रूप है ये। तो कोरेजन होता क्या है बच्चों कि जब किसी भी धातु में, जब कोई भी धातु किसी रसायन के संपर्क में आ जाए या हवा के संपर्क में आ जाए या वाटर के संपर्क में आ जाए तो उसके ऊपर एक परत आ जाती है, और जब वो परत आ जाती है तो वो धातु की खपत करने लगती है, यानी धातु को खराब करने लगता है, धातु का क्षरण करने लगता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण या कोरेजन कहलाता है। जैसे समझेंगे इसको कि संक्षारण है क्या। अगर बात करें कि संक्षारण क्या है, तो जैसे ये धातु है, कोई ये क्या है? धातु है। तो अब ये धातु जो है किसी रसायन के संपर्क में आ जाए, या तो एयर के संपर्क में आ जाए या वाटर के संपर्क में आ जाए या किसी केमिकल या रसायन के संपर्क में आ जाए, किसी भी संपर्क में अगर ये आ जा रहा है, तो जब ये तीनों इसके संपर्क में आएंगे तो इसके ऊपर एक परत जमना शुरू हो जाएगा। क्या जमना शुरू हो जाएगा? परत जमना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर क्या जमना शुरू हो जाएगा? परत जमना शुरू हो जाएगा। और जब ये परत जम जाएंगे ना, तो इस धातु का खपत होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये धातु खराब होना शुरू हो जाएगा, और यही क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। तो संक्षारण का डिफाइन क्या हो जाएगा बच्चों कि जब धातु हवा यानी एयर, मॉइस्चर भी लिख सकते हो, नमी, जिसको नमी यानी वाटर, नमी, और रसायन के संपर्क में आता है, और रसायन के संपर्क में आता है, रसायन के संपर्क में आता है, तो धातु की खपत होने लगती है। तो धातु की खपत होने लगती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है, जिसे धातु का संक्षारण कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। क्या क्लियर है कि जब कोई धातु किसी रसायन के संपर्क में आ जाए, हवा के संपर्क में आ जाए, या जल या नमी के संपर्क में आ जाए, तो धातु का क्या हो जाएगा बच्चों? स्टार्ट खपत, या उसका वो खराब होने लगेगा। यही क्या कहलाएगा? धातु का संक्षारण कहलाएगा। अब धातु का जब भी बच्चों संक्षारण होता है तो इसके अंदर होता है धातु का उपचयन। क्या होता है? तो संक्षारण में धातु का क्या होता है? धातु का उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन होता है। कैसे ऑक्सीडेशन होता है बच्चों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जुड़ता है, एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ही तो जुड़ता है, तो उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन यही संक्षारण बच्चों जब लोहे में हो जाए, यानी संक्षारण जब किस में हो जाए? लोहे में हो जाए, तो इस संक्षारण को कहते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना। यानी लोहे के संदर्भ में अगर लोहा का संक्षारण हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं लोहे में जंग लगना, अर्थात रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लिख देते हैं अगले पॉइंट पे।
लोहे के संदर्भ में लोहे का संक्षारण क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कहलाता है। तो यहां से एक नया टॉपिक आ गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसको जरा देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है? अगर कंडीशन की बात करें कि रस्टिंग ऑफ आयरन का कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन यानी शर्त क्या होगा? तो शर्त देखिए क्या है। सबसे पहले या तो उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए, या चाहिए उसको क्या चाहिए, O2 प्लस H2O। एयर में तो सारा चीज रहता है, तो एयर या O2 प्लस H2O जब लोहे के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। जैसे इसके केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, केमिकल इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? तो देखेंगे Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये आपका बन जाएगा Fe2O3 इंटू H2O। अब ध्यान देंगे कि हर जगह वातावरण में सेम नमी नहीं होता है, यानी अलग अलग जगहों पे वाटर का जो एयर में जो नमी है वो अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ हम लगा देते हैं वाटर के साथ, वो X लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि H2O का मॉलिक्यूल किस जगह कितना है। अलग अलग जगहों पे नमी अलग अलग होती है, इसीलिए वहाँ के नमी के अनुसार हम X इसको लिख दिए और इसीलिए यहाँ भी X आ जाएगा। क्या क्लियर है? यानी वाटर जो अलग अलग एयर अलग अलग जगहों में जो वाटर है एयर में वो अलग अलग है, तो इसलिए जलवाष्प में नमी कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा, तो उस वो पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे X लगा दिया गया। अब चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, केमिकली बैलेंस कर दें। तो हम क्या कर दें, 4 3 2 2 देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। 4 आयरन इधर, 4 आयरन इधर, ठीक है। ऑक्सीजन 6 इधर, ऑक्सीजन 6 इधर, हाइड्रोजन 2x यानी 4x इधर, 4x इधर, सॉरी हाइड्रोजन 4x इधर, 4x इधर, ऑक्सीजन 2x इधर, 2x इधर। तो हमारा केमिकली बैलेंस ये हो गया। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है किसका, आयरन के रस्टिंग का। और ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, ये फॉर्मूला आपका है रस्ट। ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट यानी जंग का। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि रस्ट का फॉर्मूला बताइए, रस्ट का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। ये आपका क्या हो गया, जंग का फॉर्मूला हो गया। तो आप सबसे पहले इसको नोट करेंगे और उसके बाद इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते रहेंगे बच्चों। ये भी नोट कर लेंगे। अब एक चीज़ देखेंगे कि
यहाँ पे अगर बात करें कि अगर लोहे में जंग लग रहा है तो आपसे पूछा जाए कि लोहे में अगर जंग लग रहा है तो लोहे का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि लोहा ये है। अब जंग लगने के बाद देखिए ये, तो अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिएगा तो इसका बहुत कम, क्योंकि सिर्फ यहाँ लोहा है और यहाँ लोहे के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो जनरली हम समझ पा रहे हैं कि लोहा में अगर जंग लगेगा तो लोहे का वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, क्या लिख सकते हैं, लोहे में जंग लगने से, लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है। क्या क्लियर है? बिल्कुल। अब हमने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या है इसका, Fe प्लस O2 प्लस XH2O Fe2O3 इंटू XH2, ये आपका फॉर्मूला है, सॉरी केमिकल इक्वेशन है। तो अब जब आप यहाँ से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ से जब आप यहाँ आइएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि आयरन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। यानी जब जो लोहे में जंग लगता है, जब लोहे के अंदर जंग लगता है तो लोहे का क्या होता है, उपचयन होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी नोट कर देंगे कि इसमें लोहे का उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन होता है। क्या क्लियर है? बिल्कुल। अब अगर लोहे का उपचयन हो रहा है यानी अपचायक की तरह काम करेगा, तो इसमें लोहा किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा। तो लिख देते हैं इसमें लोहा अपचायक की तरह कार्य करेगा। चायक, अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ये सब पढ़ चुके हैं बच्चों पहले हम, कि जब उपचयन होगा तो वो अपचायक की तरह काम करेगा। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन में आयरन जुड़ रहा है, और हम जानते हैं कि मेटल का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ मेटल क्या कहलाता है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ मेटल क्या कहलाता है? रिडक्शन। और रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। यानी यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है बच्चों अपचयन। तो लिख देंगे इसमें ऑक्सीजन का अपचयन होता है, ऑक्सीजन का अपचयन होता है। अपचयन का आधार रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये उपचायक की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो लिख देते हैं आगे कि इसमें ऑक्सीजन उपचायक की तरह कार्य करता है। इसमें साथ साथ नोट करते जाएंगे, इसमें ऑक्सीजन उपचायक की तरह, उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है।
अब ज़रा देखेंगे कि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि Fe प्लस O2 प्लस XH2O क्या बना, Fe2O3 इंटू XH2O बना। तो हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों इस आयरन का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, और इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन। तो हम जानते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता हो वो अभिक्रिया कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी जंग लगना कैसी अभिक्रिया है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो लिख डालेंगे कि जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। एक रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। एक चीज और जानेंगे कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण होता है। तो लिख देंगे कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये था आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमने पूरा पढ़ा कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंडीशन क्या है, इक्वेशन क्या है, फिर जंग लगने से वजन बढ़ जाता है, इसमें लोहे का उपचयन होता है, लोहा अपचय की तरह काम करता है, ऑक्सीजन का अपचयन होता है, उपचय की तरह काम करता है, और ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सारे बात थे किसके, लोहे में जंग लगने के। तो अब चर्चा करेंगे कि लोहे में जंग लगने से बचाया कैसे जाए। तो आप आगे देखेंगे तो सबसे पहला है कि इसके लिए बचाव क्या करना है कि लोहे में तेल लगा दीजिए, पेंट लगा दीजिए, स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट लगा दीजिए। लुब्रिकेंट कोई भी चिकना पदार्थ, ग्रीस वगैरह लगा दीजिए, जिससे लोहा डायरेक्ट एयर के संपर्क में नहीं आएगा और आपका जंग लगने से बच जाएगा। तेल लगा दीजिए, पेंट लगा दीजिए या स्नेहक लगा दीजिए, लुब्रिकेंट ग्रीस वगैरह लगा दीजिए, तो आपका लोहा क्या होगा, डायरेक्ट एयर के संपर्क में नहीं आएगा और जंग लगने से बच जाएगा। दूसरा है यसद लेपन। यसद लेपन में करते क्या है कि लोहे के ऊपर हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं। क्लियर है, जिससे फिर से लोहा जो है डायरेक्ट एयर के संपर्क में नहीं आएगा और जंग लगने से बच जाएगा। तीसरा है कि लोहे से मिश्र धातु बना लें। मिश्र धातु बनाने के लिए लोहे में कार्बन मिला दें, क्रोमियम मिला दें, कार्बन मिला दें, क्रोमियम मिला दें या निकल मिला दें, जिससे क्या हो गया कि धातु जो लोहा था हमारा वो स्टेनलेस स्टील बदल जाएगा और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। यानी कि मिश्र धातु बना देने से भी हमारा लोहा जंग लगने से बच जाएगा। अगला पॉइंट है कि लोहे की सतह पे क्रोमियम धातु की परत चढ़ा दीजिए, जिससे भी लोहे जंग लगने से बच सकते हैं। जैसे यसद लेपन किया वैसे क्रोमियम धातु की परत चढ़ा दीजिए तो लोहे में जंग लगने से बच सकता है। तो इसको आप नोट करेंगे, चारों पॉइंट को नोट करेंगे।